हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस स्टडीज के मैक्सिमम हम सारे ही चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हमारे पास ये लास्ट चैप्टर का एक लास्ट लेक्चर है जिसमें हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो कवर करेंगे। अब से पहले हमने जितने भी चैप्टर्स और जितने भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस के, सभी लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जब आपके पास टाइम हो और जब आपका मन हो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो कि 12th चैप्टर है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम देख चुके हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है। एक कंज्यूमर के पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अलावा और कौन कौन से ऐसे एक्ट्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकता है। एक कंज्यूमर के पास कौन कौन से राइट्स हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के सेशन में हम ये रिमेनिंग टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आखिरकार कंज्यूमर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्योंकि एज अ कंज्यूमर आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आपके पास राइट तो है, आप केस तो कर सकते हो, आपके पास पूरी लीगल प्रोटेक्शन अवेलेबल है, लेकिन भाई कंज्यूमर की कुछ अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना। तो वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो एक कस्टमर्स को पूरी करनी चाहिए केस करने से पहले? सबसे पहले हम वो देखेंगे। देन हम देखेंगे कि वो कौन सा कस्टमर है जो कंप्लेंट कर सकता है, यानी कस्टमर होता क्या है और कैसे कंप्लेंट की जाती है, कहां कहां आप कंप्लेंट कर सकते हो, रिड्रेसल मशीनरी कौन कौन से अवेलेबल है, कौन से लेवल तक आप कंप्लेंट कर सकते हो, क्या सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस कर सकते हो या फिर लोकल जो पुलिस स्टेशन होते हैं वहां पर कंप्लेंट करनी है, क्या आपने कहां कंप्लेंट करनी है ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेमेडीज अवेलेबल। अगर आपने कंप्लेंट कर दी है तो आपका सॉल्यूशन क्या क्या है, क्या किया जाएगा, आपको जो परेशानी हुई है उसका क्या सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। जैसे कि आपको पता है एक कंज्यूमर्स के पास 6 राइट्स हैं, लेकिन भाई वो राइट का बेनिफिट तभी होगा जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझोगे। सीधा केस कर दोगे, रिड्रेसल मशीनरी में चले जाओगे, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। पहले आपको अपनी तरफ से हर वो काम करना होगा जिससे आप किसी प्रॉब्लम में ना फंसो। आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके साथ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो सकती है, आपको पता है फिर भी आप होने दे रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे, आप चाहते हो कि आपको कोई ठग कर जाए, आप चाहते हो कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो, आप नहीं बचना चाहते, तो फिर तो ये आपकी गलती है ना, फिर आप थोड़ी केस कर सकते हो। आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हो फिर भी आपके साथ धोखा हो जाता है, फिर आप कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है। ऑल्दो विद राइट्स गवर्नमेंट ऑल्सो डिफाइंस सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। राइट्स के साथ साथ ना गवर्नमेंट ने कस्टमर्स को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं। एज अ कस्टमर आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। हमने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था कि आपके पास टोटल 6 राइट्स है। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, आपके पास पूरा अधिकार है कि आपको प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए, तो आपको अपना ये राइट एक्सरसाइज करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अपने सेलर से पूरी जानकारी लेनी चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन आप पूछ सकते हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी सबसे पहले आपको अपने सारे राइट्स एक्सरसाइज करने हैं। जैसे राइट टू हर्ड, आपके पास पूरा अधिकार है कि आप अपनी प्रॉब्लम कस्टमर केयर के नंबर पे सुना सकते हो ताकि आपको उसका सॉल्यूशन मिले। तो आपको अपना ये राइट एक्सरसाइज करना है, यानी आप बिना कस्टमर केयर को फोन किए कंप्लेंट करने नहीं जा सकते। आप पहले कस्टमर केयर को कंप्लेंट करो, उनको बताओ कि आपके प्रोडक्ट के साथ ये दिक्कत आई है, मेरे को सॉल्यूशन चाहिए। हो सकता है आपको सॉल्यूशन वही मिल जाए, आपको केस करने की जरूरत ही ना पड़े। कस्टमर की, हर कस्टमर की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सबसे पहली ड्यूटी क्या है कि कस्टमर को अपने 6 के 6 राइट्स एक्सरसाइज करने हैं। सेकंड, ऑक्शंस कंज्यूमर। ऑक्शंस कंज्यूमर मतलब केयरफुल।
आपको पता है कि सेलर्स का हमेशा क्या फंडा होता है कि किसी भी तरह कस्टमर को अपना प्रोडक्ट चेप देना, अपने कस्टमर को प्रोडक्ट बेच देना, चाहे गलत बोलो लेकिन प्रोडक्ट बेचना है। बेकार से प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ाकर सेलर बताता है, लेकिन कस्टमर्स को तो केयरफुल होना चाहिए ना, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो तो आपको केयरफुल रहना है। सेलर पूरी कोशिश करेगा, गंदा से गंदा प्रोडक्ट भी आपको चिपकाने की कोशिश करेगा, बड़े बड़े फायदे बताएगा, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 2, टू बी ऑक्शंस कंज्यूमर, यानी केयरफुल। आपको आंख बंद करके सेलर की बातों पर नहीं आना है। शुड नॉट ब्लाइंडली बिलीव ऑन द वर्ड्स ऑफ सेलर। आपको अपनी गट फीलिंग यूज करनी है। प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, यूटिलिटी, बेनिफिट है नहीं है, यूज है नहीं है, सब आपको अपने आप डिसाइड करना है, क्योंकि सेलर तो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ भी करेगा। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइलिंग कंप्लेंट फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवियंसेस। ये आपका राइट भी है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। यानी अगर आपके साथ कोई धोखा हो जाता है, गलत वेट का प्रोडक्ट आ जाता है, गलत क्वालिटी आ जाती है, डैमेज प्रोडक्ट आ जाता है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ जाता है, यूजलेस प्रोडक्ट आ जाता है, तो आप उसको आंख बंद करके इग्नोर मत करो, क्योंकि भाई अगर आपने इग्नोर किया, सेलर वो बार बार करेगा, हर कस्टमर को इसमें फंसाएगा और अपना मुनाफा कमाएगा, कस्टमर का नुकसान करेगा। तो इसलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपका राइट भी है कि आपको सबसे पहले, अगर कोई ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, तो आपको कंप्लेंट करनी चाहिए। आपको अपना जो ओरिजिनल पोजीशन है ना, वो रीगेन करनी चाहिए। यानी आपके साथ जो धोखा हुआ है उसको दूर करना है आपने, तो आपको कंप्लेंट जरूर करनी है। ये आपकी तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फोर्थ, कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। आपको पता होना चाहिए कि हर प्रोडक्ट की अपनी क्वालिटी होती है, जिसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का प्राइस भी डिसाइड होता है, लेकिन हर प्रोडक्ट की ना एक मिनिमम क्वालिटी जरूर होती है। जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की, तो वहां पर आपको ISI मार्क देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, वहां पर आपको एग मार्क देखने को मिलेगा। ऐसे ही वूल मार्क फॉर वुलन प्रोडक्ट्स, होल मार्क फॉर ज्वेलरीज। हर प्रोडक्ट के पीछे ना एक थप्पा लगाया जाता है, और वो थप्पा जो होता है वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करता है। यानी अगर आप कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, आप घी खरीदने जा रहे हो, देसी घी, तो उसके ऊपर एग मार्क का सिंबल और एग मार्क लिखा हुआ जरूर होना चाहिए। इसका मतलब वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है और वो आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो मार्क्स चेक करने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने कुछ मार्क्स अलॉट किए हैं। ये मार्क होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए, फूड प्रोडक्ट्स, फूड प्रोसेसिंग ऑर्डर्स, हॉल मार्क ज्वेलरी प्रोडक्ट्स के लिए, एग मार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, इको मार्क फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये मार्क्स आपको जरूर चेक करने हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट, फिफ्थ, डू नॉट बी कैरिड अवे बाय एडवर्टाइजमेंट। आपको पता है बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल परचेज करने के लिए जब आप मोबाइल का सेल्फी या फिर बैक कैमरा चेक करते हो, तो उसमें जो इमेजेस डाली जाती है ना कंपनी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट के दौरान, वो बहुत अच्छी दिखती हैं, लेकिन रियलिटी में जब आप मोबाइल परचेज करके लेके आते हो, सेल्फी लेते हो, ऐसी इमेजेस आपकी तो आती नहीं। क्यों? क्योंकि भाई वो एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारे घपले किए जाते हैं प्रोडक्ट को बेचने के लिए। जैसे जो इमेजेस आपको दिखाई जाती है ना, वो मोबाइल के कैमरा से नहीं, बड़े बड़े कैमरास, जो प्रोफेशनल कैमरास होते हैं, उनसे खींची जाती है और फिर बाद में वो मोबाइल में डाल दी जाती है, ताकि आपको लगे कि वाह, मोबाइल से इतनी अच्छी इमेज आ गई, जबकि रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। सो एडवर्टाइजमेंट के प्रभाव में नहीं आना है। एडवर्टाइजमेंट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होती है, लेकिन आपको अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है। रियलिस्टिक प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको अपनी परचेसिंग करनी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। अब आपको पता है कैश मेमो मतलब एक तरह से बिल, तो आपको बिल के ऊपर हमेशा ध्यान देना है। बिना बिल के कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करना, क्योंकि अगर बिल नहीं होगा तो आपके पास प्रोडक्ट को परचेज करने का कोई प्रूफ ही नहीं होगा। आपने प्रोडक्ट लिया है या नहीं लिया वो कैसे पता चलेगा? बिल से।
कैश मेमो से, तो आपको उसके ऊपर इंसिस्ट करना है, आपको बिल चाहिए मतलब चाहिए, वो आपके लिए प्रूफ है। अगर आपके साथ कोई धोखा होता है तो आप उस बिल के दौरान ही, उस बिल की हेल्प से ही केस कर सकते हो। बिल नहीं तो परचेज का कोई प्रूफ नहीं, कोई धोखा हुआ है तो भी आपको रिड्रेसल नहीं मिलेगा, आपकी कंप्लेंट को नहीं सुना जाएगा क्योंकि आपके पास बिल ही नहीं होगा। अच्छा, तो जो नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 7 to 10 वो भी एक बार देख लो। कंज्यूमर सोसाइटीज आपको बनानी चाहिए, आपको आपके फ्रेंड्स को मिलके 10-15 लोगों की एक सोसाइटी बनानी चाहिए, ताकि अगर आपके साथ कोई धोखा होता है तो एक दूसरे का साथ दिया जा सके। जैसे मान लो मेरे साथ धोखा हुआ तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स कंज्यूमर सोसाइटी में हैं, वो मेरा साथ देने के लिए जाएंगे, मेरी हेल्प करेंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए आपको कंज्यूमर सोसाइटी बनानी चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए, प्रोडक्ट्स के पैकेज इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए क्योंकि आप कस्टमर हो। नॉर्मली कस्टमर्स प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद उसके पैकेजेस फेंक देते हैं, तो ये आपको नहीं करना है, इधर उधर पैकेजेस नहीं फेंकने। ब्लैक मार्केटिंग आपने डिस्करेज करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मूवी बहुत ज्यादा चल रही है, वो हाउसफुल हो जा रही है बार बार, क्यों? क्योंकि जो टिकट सेलर्स हैं वो अपनी टिकट 50-100 टिकट्स किसी एक बंदे को बेच रहे हैं इकट्ठी, जिससे क्या होगा? ब्लैक मार्केटिंग होगी। फिर हाउसफुल जब हो जाएगा तो वो ब्लैक मार्केटर वाले आते हैं और आपको 100 वाले टिकट 500 में चिपका के जाते हैं और आप खरीदते भी हो। तो आपको ये करना नहीं है, आपको ऐसी मूवीज की टिकट परचेज नहीं करनी है जो ब्लैक मार्केटिंग में जा रही है, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग जो है वो एक तरह से इलीगल एक्टिविटीज है। आपको लीगल वे से गुड्स परचेज करनी है, सर्विसेज कंज्यूम करनी है, इलीगल वे से नहीं करनी है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा नहीं देना है। बढ़ावा कैसे मिलेगा? अगर आप एक्चुअल में ब्लैक मार्केटिंग में जाके प्रोडक्ट खरीदोगे, महंगे दामों पर खरीदोगे, आप वेट नहीं कर रहे हो कि कब हाउसफुल थोड़ा कम होगा, आपको अभी मूवी देखनी है, तो फिर ब्लैक मार्केटिंग आप कर रहे हो, सेलर नहीं कर रहा है। अगर आप परचेज करने नहीं जाओगे मूवी की टिकट, तो ब्लैक मार्केट उन मूवीज की टिकट का क्या करेगा? 10th, बी अवेयर ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स। कस्टमर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पता होना चाहिए कि मार्केट में कैसे कैसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, ताकि वो अपना एक बेस्ट प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सके। ऑल्टरनेटिव्स पता होने चाहिए। कौन कौन से मार्क्स हैं जो एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करते हैं, वो हमने आपको ऑलरेडी बता दिए। ISI मार्क, ये ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर देखा जाता है और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर देखा जाता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेफ है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट सेफ है, आप इसको यूज कर सकते हो, इसके लिए ISI मार्क जरूरी है। एग मार्क, एक ऐसा मार्क जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज के ऊपर देखा जाता है, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स के ऊपर देखा जाता है, जैसे देसी घी, और यह प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करता है। BIS मार्क, जिसको हम होल मार्क भी कहते हैं, ये गोल्ड ज्वेलरीज के ऊपर देखा जाता है, ताकि देखा जा सके, पता लगाया जा सके कि हाँ ये जेन्युइन गोल्ड ही है, कोई मिलावट नहीं है। वूल मार्क एक ऐसा मार्क है जो प्योर वूल की निशानी है, यानी ये 100% वूलन प्रोडक्ट्स है, इसके लिए आपको वूल मार्क देखना चाहिए। इको मार्क मैंने बताया, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की चेकिंग करने के लिए होता है। सारे मार्क्स आपके सामने हैं, इनकी इमेजेस अपने माइंड में सेट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये तो पता लगा लिया कि कंज्यूमर के पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक कंज्यूमर को क्या क्या करना चाहिए। लेकिन अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी एक कंज्यूमर फंस जाता है, उसके साथ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज हो जाती है, तो क्या? तो अब आती है वो 3 टायर मशीनरी जिसके थ्रू एक कस्टमर्स अपनी कंप्लेंट कर सकता है और जो भी प्रॉब्लम में वो फंसा है उससे बाहर निकल सकता है। उसको डैमेज प्रोडक्ट्स मिले हैं या फिर अच्छी क्वालिटी के नहीं मिले हैं, सर्विसेज बेकार मिली हैं, इन सब से बचने के लिए 3 टायर मशीनरी बनाई गई है। यानी एक कस्टमर जो है वो FIR रजिस्टर करवाने पुलिस ऑफिसर के पास नहीं जाएगा, स्टेशन में नहीं जाएगा, उसके लिए एक अलग 3 टायर मशीनरी बनाई गई है। यानी अगर किसी भी कस्टमर के साथ कोई धोखा होता है तो 3 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं, 3 डिफरेंट फॉर्म्स बनाई गई हैं, जिसके थ्रू वो अपनी ना कंप्लेंट रजिस्टर करवा के अपने आप को बचा सकता है। पहला डिस्ट्रिक्ट फॉरम, दूसरा स्टेट और तीसरा नेशनल फॉरम। अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रॉब्लम एक कस्टमर तीनों में से किसी एक के पास जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है
कि जाएगा कौन, कंज्यूमर होता कौन है, कस्टमर कौन है, क्या मैं कस्टमर हूं, क्या आप कस्टमर हो? हु कैन फाइल अ कंप्लेंट? इसका सिंपल आंसर है, एक कंज्यूमर जो होता है ना वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है, लेकिन कौन कंज्यूमर? तो इसकी डेफिनेशन दे रखी है जो आपको एज इट इज याद करनी है एग्जाम के लिए। अ कंज्यूमर इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन who uses or consumes the goods or avail any services. नॉर्मली एक कंज्यूमर वो बंदा होता है जो गुड्स सर्विसेज को कंज्यूम करता है, यूटिलाइज करता है। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग कंज्यूमर वो बंदा है, कौन बंदा है? एनी पर्सन हु बाय एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन। हर वो बंदा जिसने प्रोडक्ट परचेज किए हैं फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब कुछ पे करके गुड्स परचेज किए हैं। हालांकि पेमेंट सारी की सारी एक ही बार में करे जाएगी ये कंपल्सरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपने सारी की सारी पे कर दी हो, या फिर सारी की सारी पे करने का प्रॉमिस किया हो कि मैं पे कर दूंगा, अभी आप मेरे को प्रोडक्ट दे दो। उधार में प्रोडक्ट भी अगर आपने लिया है ना तो भी आप कंज्यूमर हो। या फिर हो सकता है आपने आधा पैसा दे दिया हो और आधा प्रॉमिस किया हो, 5,000 ले लो, बाकी के 5,000 हम आपको बाद में देंगे, आप फिर भी कस्टमर हो सकता है आपने किसी इंस्टॉलमेंट बेसिस के अकॉर्डिंग, डेफर्ड पेमेंट के अकॉर्डिंग इंस्टॉलमेंट में कोई प्रोडक्ट परचेज किया हो, इट डजंट मैटर, आप फिर भी कस्टमर हो। इट इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट परचेज किया, लेकिन मैंने इस्तेमाल करने के लिए आपको दे दिया। मैंने घड़ी परचेज की, अपने लिए नहीं, आपको गिफ्ट कर दी, तो कस्टमर मैं हूं या आप हो? आप हो। तो सिंपल है, हर वो बंदा जो प्रोडक्ट परचेज करता है फॉर कंसिडरेशन, बदले में पैसा देकर, चाहे पैसा अभी दिया जाए चाहे फ्यूचर में दिया जाए, चाहे आधा पैसा अभी दे दिया जाए चाहे आधा पैसा बाद में दिया जाए, चाहे सारा का सारा पैसा एडवांस में दे दिया जाए चाहे सारा का सारा पैसा इंस्टॉलमेंट में दिया जाए, इसमें हर वो बंदा आता है। लेकिन इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल पर्पस। भाई अगर कोई बंदा रीसेल करने के लिए प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो कस्टमर नहीं है, वो तो बिजनेसमैन है। मैंने घड़ी परचेज की, मेरी घड़ी की दुकान है, मैं घड़ियां आगे बेच देता हूं, तो मैं कस्टमर नहीं हूं, आप कस्टमर हो। अब गुड्स के अलावा यहां पर सर्विसेज भी काउंट की जाती हैं और डेफिनेशन वही है। क्या है डेफिनेशन? एनी पर्सन हु हायर्स और अवेल एनी सर्विसेज। आप कोई सर्विसेज यूज कर रहे हो फॉर कंसिडरेशन, वो कंसिडरेशन यानी वो पेमेंट फुल्ली पेड भी हो सकती है, फुल्ली प्रॉमिस्ड भी हो सकती है। हो सकता है आपने सारा पैसा दे दिया हो सकता है आप सारा पैसा बाद में दोगे। ये भी हो सकता है आपने आधा पैसा दे दिया हो और आधा पैसा प्रॉमिस कर दिया हो कि फ्यूचर में देंगे, या फिर हो सकता है आपने इंस्टॉलमेंट में पैसा देना हो। सेम वही एग्जांपल। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी बेनिफिशियर ऑफ सर्विसेज व्हेन सच सर्विसेज आर अवेल्ड फॉर विद द अप्रूवल ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपका सिम मैंने रिचार्ज करवा दिया, तो मैंने अप्रूवल दिया कि भाई मैं आपका सिम रिचार्ज करवा रहा हूं, मैंने आपको सर्विसेज की अप्रूवल दी, तो कस्टमर आप हो। सो इसमें चाहे पार्टली पेमेंट की हो चाहे ना की हो, कस्टमर ने कंजम्पशन की है, स्टार्ट कर दी है फॉर कंसिडरेशन। वो कंसिडरेशन एडवांस में भी हो सकती है, प्रॉमिस्ड भी हो सकती है, पेड भी हो सकती है, बट it does not include any persons who avail services for any commercial purpose। वही अगेन, अगर बिजनेस पर्पस के लिए है तो फिर तो आप सेलर हो ना, फिर आप बिजनेसमैन हो, आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे। तो हर वो बंदा जो कंजम्पशन कर रहा है डायरेक्टली वो कंज्यूमर कहलाता है और वो कंप्लेंट कर सकता है। कौन कौन कंप्लेंट कर सकते हैं? देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है तो मैं कंप्लेंट कर सकता हूं। एनी पर्सन कैन, एनी कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट ऑन हिज और हर ओन, अपने आप कर सकते हैं, एंड डज नॉट नीड द एडवोकेट। मेरे को एडवोकेट हायर करने की जरूरत नहीं है। धोखा मेरे साथ हुआ है, मैं जाके कंप्लेंट कर दूंगा, और आप सुनते होगे कि केस करने के लिए एडवोकेट की जरूरत पड़ती है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ऐसी जरूरत नहीं है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं पैसा लगाऊं एडवोकेट हायर करूं, सो एडवोकेट हायर करने की मेरे को जरूरत नहीं है।
सेकंड, एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, मैंने बताया कंज्यूमर सोसाइटीज होती हैं, मिलकर सभी कंज्यूमर्स एक दूसरे की मदद करते हैं, तो वो भी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वो भी एक कंज्यूमर होती है, क्योंकि आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज यूज करती हैं, सो वो भी कंप्लेंट कर सकती हैं क्योंकि वो भी कंज्यूमर्स हैं। एनी वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ द अदर कंज्यूमर्स कैन ऑल्सो रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट। मतलब एक कंज्यूमर के साथ हुआ, दो कंज्यूमर के साथ हुआ, हजारों कंज्यूमर के साथ धोखा हुआ, तो उन हजारों कंज्यूमर्स के बिहाफ में मैं अकेला भी कंप्लेंट करने जा सकता हूं कि भाई मेरे साथ तो हुआ है, मेरी कंप्लेंट तो लिखो, साथ में उन हजारों लोगों की भी लिखो जिनके साथ ये धोखा हुआ है। सो अदर्स के बिहाफ में मैं कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकता हूं। या फिर अगर कोई कस्टमर प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद मर चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। या फिर सेक्शन 2 सब सेक्शन बी ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग और भी कोई अगर बंदा है तो वो भी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवा सकता है। अच्छा, अब कंप्लेंट रजिस्टर कहां करवाई जाएगी? मैंने बताया कंज्यूमर को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए 3 डिफरेंट स्टेजेस अवेलेबल हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं। आपके साथ अगर धोखा हुआ है तो आप कहां जा सकते हो? नंबर 1, डिस्ट्रिक्ट फॉरम। अगर आपके साथ एक ऐसा धोखा हुआ है जिसमें प्रोडक्ट की वैल्यू, आपके लॉस की वैल्यू 20 लाख या उससे कम है, मान लो आपको धोखा हुआ है 20 लाख का, 19 लाख का, 1 लाख का, 50,000 का, 5,000 का, यानी 20 लाख से कम अगर आपके साथ कोई धोखा हुआ है तो आप डिस्ट्रिक्ट फॉरम जा सकते हो। डिस्ट्रिक्ट फॉरम लोकल लेवल पर इस्टेब्लिश किए जाते हैं। इस डिस्ट्रिक्ट फॉरम में एक प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर्स होते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है वो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हो सकता है, यानी जो रिटायर हो चुका है, या फिर वर्किंग जज भी हो सकता है, लेकिन कौन सा जज? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। यहां पर जो प्रेसिडेंट होता है वो मेल फीमेल हो, कोई भी हो चलेगा, लेकिन जो अदर 2 मेंबर्स होते हैं ना, उसमें से एक फीमेल होना जरूरी है, 1 वुमेन। सो अगर आपकी 20 लाख से कम की कंपनसेशन है, 20 लाख से कम आपका नुकसान हुआ है, तो आप डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जा सकते हो, जो कि लोकल लेवल पर होती है। यहां पर जब आप कंप्लेंट करोगे तो आपकी कंप्लेंट को सुना जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो आर्ग्यूमेंट्स करवाए जाएंगे, सेलर भी आएगा, कस्टमर भी आएगा, दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होंगे। जरूरत पड़ेगी तो ये डिस्ट्रिक्ट फॉरम जो है वो आपके प्रोडक्ट को टेस्ट करवाने के लिए लेबोरेटरी भी भेज सकती है। लेबोरेटरी का रिजल्ट आने के बाद, बातें सुनने के बाद, जो प्रेसिडेंट है, जो जज है, वो अपना फैसला सुनाएगा। अगर तो वो फैसला आपको मान्य है, आपको लगता है कि हाँ ठीक है, तो ठीक। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं भाई ये फैसला गलत आया है, जज ने अगर सेलर के प्रति फैसला सुना दिया और आपको दरकिनार कर दिया, आपको साइड पे कर दिया, आपको गलत साबित कर दिया, तो इसका मतलब खत्म? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगले लेवल पर जा सकते हो विद इन 30 डेज। डिस्ट्रिक्ट फॉरम ने जब अपना फैसला सुनाया, अगर आपको वो फैसला पसंद नहीं आया तो अगले 30 दिनों के भीतर में आप आगे जा सकते हो, लेकिन अगर 30 डेज क्रॉस हो चुके तो फिर आप आगे नहीं जा सकते। नेक्स्ट लेवल हमारे पास आता है स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन एक ऐसी कमीशन है जहां पर 2 बंदे कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। नंबर 1, अभी मैंने बताया, एक तो वो बंदा है जो डिस्ट्रिक्ट फॉरम के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, वो स्टेट कमीशन में आकर अपनी कंप्लेंट करवा सकता है। दूसरा वो बंदा है जिसकी कंपनसेशन, यानी जिसका लॉस 20 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ से कम है। यानी अगर आपके साथ धोखा हुआ है, आपका नुकसान 20 लाख का हुआ है, 20 लाख से ज्यादा, और 1 करोड़ से अगर कम का नुकसान हुआ है, तो आप स्टेट कमीशन में जा सकते हो। यानी स्टेट कमीशन में 2 बंदे जा सकते हैं, पहला वो जो प्रीवियस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, और दूसरा वो जिसकी वैल्यू 20 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ से कम है। जैसे मैंने बताया, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक प्रेसिडेंट होता है, वो प्रेसिडेंट कौन सिलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है। 2 वहां पर अदर मेंबर्स भी होते हैं। यहां पर भी सेम वही कंडीशन, स्टेट कमीशन में एक प्रेसिडेंट होता है जो कि
हाई कोर्ट का जज होगा, रिटायर्ड या फिर वर्किंग, हाई कोर्ट का जज होगा या रिटायर्ड या वर्किंग। इस प्रेसिडेंट की सिलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। स्टेट कमीशन हर स्टेट में एक ही होता है और इसमें 2 अदर मेंबर्स भी होते हैं, यानी एक प्रेसिडेंट जिसकी सिलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, वो वर्किंग जज भी हो सकता है, रिटायर्ड जज भी हो सकता है हाई कोर्ट का। इस प्रेसिडेंट के नीचे 2 अदर वर्कर्स होते हैं, 2 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक मेंबर का फीमेल यानी वुमेन होना जरूरी है। यहां पर भी फिर वही प्रोसेसिंग चलती है, दोनों पार्टीज को आमने सामने बिठाया जाता है, दोनों की बातें सुनी जाती हैं, जरूरत पड़े तो लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए अगेन प्रोडक्ट्स भेजे जाते हैं। प्रोडक्ट्स में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, जो भी डिसीजन होता है वो अनाउंस कर दिया जाता है। यहां पर भी फिर वही परफॉर्मेंस, अगर तो कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाता है तो ठीक, अगर नहीं सेटिस्फाइड होता, उसको लगता है ये खिलाफ आया है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो वो आगे जा सकता है। विद इन 30 डेज आप नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हो। सो तीसरा लेवल हमारे पास आता है नेशनल कमीशन। अब नेशनल कमीशन में कौन कौन बंदे आ सकते हैं? सेम वही 2 बंदे। एक वो बंदा जो स्टेट कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, यानी आप स्टेट कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए आप आगे आकर नेशनल कमीशन में अपना दोबारा से केस फाइल कर सकते हो, लेकिन विद इन 30 डेज। दूसरा वो बंदा जिसके प्रोडक्ट के लॉस की वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा है, यानी ऐसा बंदा जिसको प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद नुकसान हुआ है 1 करोड़ से ज्यादा का, वो यहां पर आ सकता है। सो नेशनल कमीशन में 2 बंदे आ सकते हैं। पहला वो जो प्रीवियस कमीशन के डिसीजन से, स्टेट कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, और दूसरा वो बंदा जो 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठा रहा है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर भी एक प्रेसिडेंट होता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये नेशनल लेवल की कमीशन है, तो यहां पर जो प्रेसिडेंट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्ट करेगी। नेशनल कमीशन ऑल ओवर द इंडिया एक ही है, इसमें एक प्रेसिडेंट जो कि ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग या फिर रिटायर्ड जज हो सकता है, इसकी सिलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही की जाती है। अब इसके नीचे, इस प्रेसिडेंट के नीचे 4 मेंबर्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमीशन में 2 अदर मेंबर्स होते हैं ना, इसमें 4 होते हैं, और इसमें से एक वुमेन होना, फीमेल होना अति आवश्यक है। यहां पर भी वही प्रोसेस चलता है, कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड की जाती हैं, दोनों पार्टीज को बुलाया जाता है, दोनों की जो बहसबाजी होती है उसको सुना जाता है, सेटिस्फेक्शन देखी जाती है, फिर उसके बाद लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए अगर जरूरत पड़े तो भेजा जाता है, फिर रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आ गया। अब अगर इस रिजल्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप आगे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। यहां पर आप ध्यान देना, जो बंदा स्टेट कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं हुआ वो नेशनल कमीशन में आया, क्या ये बंदा अगर नेशनल कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं होता तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? तो आंसर है नहीं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं हो, स्टेट कमीशन में आ जाओ। स्टेट कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो, नेशनल कमीशन में आ जाओ। नेशनल कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, काटा। लेकिन सर अभी तो आपने कहा कि अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कहा मैंने, बिल्कुल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो बंदा जा सकता है जो डायरेक्टली नेशनल कमीशन में आया है। यानी समझ लो मैंने प्रोडक्ट कंज्यूम किया और मेरा लॉस हुआ 2 करोड़ का। अब 2 करोड़ का लॉस है, मैं डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाऊंगा, मैं स्टेट में नहीं जाऊंगा, मैं सीधा नेशनल कमीशन में आऊंगा। नेशनल कमीशन ने डिसीजन दिया, वो मेरे को पसंद नहीं आया, तो मैं ही, सिर्फ मैं ही सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूं, क्योंकि मेरी वैल्यू जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा है। सो आपको पता होना चाहिए कौन सा बंदा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में केवल वो बंदा जा सकता है जो डायरेक्टली नेशनल कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं था। अगर आप पीछे से चलते आ रहे हो, पहले डिस्ट्रिक्ट में गए, फिर स्टेट में गए, फिर नेशनल में गए, फिर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ओके, अब फाइनली ये 3 टायर मशीनरीज के थ्रू आपको रिड्रेसल मिल जाएगा। लेकिन रिड्रेसल मिलेगा क्या?
नंबर 1, जो भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आपको मिले हैं उसमें से डिफेक्ट रिमूव कर दिया जाए तो आपका प्रॉब्लम दूर होगा। दूसरा, आपका प्रोडक्ट रिप्लेस कर दिया जाए। तीसरा, आपको आपके पैसे वापस कर दिए जाएं। चौथा, जो आपको लॉस हुआ है, जो आपको चोट आई है, जो आपको इंजरी हुई है ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ दैट प्रोडक्ट, उसकी कंपनसेशन ले लो। या फिर जो डिफेक्टिव सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो मार्केट में से वो हटा दो। या फिर जो आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, मिलावट कर रहे हो, उसको बंद कर दो। या फिर स्टॉप सेलिंग हैजार्डियस गुड्स, खतरनाक प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचना बंद करो। अगर मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं तो मार्केट में से उनको निकालकर वापस ले आओ। विड्रॉवल ऑफ हैजार्डियस गुड्स फ्रॉम द मार्केट, डेंजरस प्रोडक्ट को मार्केट से निकाल लो। और लास्ट, पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट टू ग्रीवियंट पार्टी, जो एडिक्वेट कॉस्ट आपको देनी चाहिए पार्टी को, कस्टमर को, वो भी देकर आप अपना जो रिड्रेसल है वो पा सकते हो। सो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूरा खत्म कर दिया। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।